Hello students, in the last lecture we discussed what was the Arrhenius concept to define acids and bases and what was the Bronsted-Lowry concept to define acids and bases. Today in this lecture we are going to discuss the Lewis concept of acid and bases. Lewis concept of acids and bases. तो बच्चों जब हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था तब हमने ये बोला था कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करते हैं, मतलब प्रोटॉन रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड, और जो OH- आयंस रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर कॉल्ड आर्हीनियस बेस। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमें कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में पता चला जिनके अंदर OH- प्रेजेंट नहीं होता, मतलब उनको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो OH- आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो एक अलग बिहेवियर शो करते हैं, H+ आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो है वो आया फिर ऐसे केमिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो केमिकल सब्सटेंस H+ रिलीज कर देता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में या किसी और सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। लेकिन जो OH- प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि जो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, दे आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। ऐसे ही हमें कुछ और टाइम जैसे जैसे निकलता गया कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में पता चलने लगा जो ना तो उनके पास प्रोटॉन है, ना ही उनके पास OH- आयंस होते हैं, ना ही वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो है वो ना तो आर्हीनियस एसिड और बेस वाले कंसेप्ट से, ना ही ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस वाले कंसेप्ट से क्लासिफाई हो पाते हैं। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए फिर एक नया कंसेप्ट दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीविस कंसेप्ट जो है वो क्या बताता है एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लीविस एसिड को समझते हैं। व्हाट इज लीविस एसिड? लीविस एसिड बोला जाता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस को जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। द केमिकल सब्सटेंसेस having incomplete octet and they require at least 2 electrons to complete their octet are called Lewis acids। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? लीविस एसिड्स बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, दिस इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड अ लीविस एसिड। आइए अब समझते हैं ये लीविस एसिड क्यों है। तो बच्चों हमने 10th क्लास में लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे। यहां पर जो है वो सबसे कम कौन है? बोरॉन के एटम्स है सबसे कम, तो बोरॉन सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम हो गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के में? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने 3 डॉट से बना दिए। अब यहां पर क्लोरीन जो है वो कितने एटम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसके साथ? 3 एटम्स जो है वो क्लोरीन के वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो क्लोरीन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन के साथ और इस तरीके से 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ये हमारा कंपाउंड बन गया BCl3। अब इसमें आप देखिए क्लोरीन जो है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 2, 2, 4 और 2, 6। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई। तो बोरॉन जो कि सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और वो ये कंपाउंड बना रहा है क्लोरीन के साथ जिसको बोलते हैं BCl3, दैट इज बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जिसमें बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसलिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके के जो केमिकल सब्सटेंस है दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से BeCl2। BeCl2 जो है उसका भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही हमारा 10th क्लास वाला कंसेप्ट।
कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर कम एटम किसके हैं? बेरिलियम के। बेरिलियम है तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 4, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो बच्चों, बेरिलियम जो है वो क्या कर रहा है? 2 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम शेयर करवा देते हैं क्लोरीन के साथ बेरिलियम के, और इस तरीके से 2 बॉन्ड बना लेता है बेरिलियम क्लोरीन के साथ। तो ये बॉन्ड तो बना लिया और दोनों ही क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बेरिलियम जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक लेविस एसिड। चलो एक और केमिकल सब्सटेंस देखते हैं ऐसा ही, जो हमें देखने को तो मिलता है, वो कंपाउंड देखने को तो मिलता है, लेकिन उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बाद भी ये कंपाउंड्स जो है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट इज AlCl3। यहां पर सबसे कम एटम किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 283। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे हम? इसी तरीके से 3 डॉट लगा के दिखाएंगे। अब जो है क्लोरीन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम। अब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया? तो एल्यूमिनियम यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लेविस एसिड। ये तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे। ठीक है, तो BCl3 हो गया, BeCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब न्यूट्रल हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल H+, प्रोटॉन, जिसको आप बोलते हो प्रोटॉन। व्हाट डू यू मीन बाय H+? H+ मींस हाइड्रोजन का एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 प्रोटॉन था। हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया, अब क्या बचा है? 0 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। इसीलिए H+ को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। इस वजह से H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज कर ले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, मतलब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने 1 इलेक्ट्रॉन अरेंज कराने की बजाय इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसको ही निकाल दिया। तो अब क्या हो गया? अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है और ये क्या बन जाता है? नोबल गैस के जैसा। मतलब H+ जो है उसको भी हम एक लेविस एसिड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। अब हाइड्रोजन जो है वो ड्यूप्लेट पूरा करता है, वो ऑक्टेट पूरा नहीं करता, क्योंकि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो कौन सी है? हीलियम। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन एक्सेप्शन रहता है। याद रखना पड़ेगा आपको, H+ जो प्रोटॉन होता है इसको हम एक लेविस एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे आर कॉल्ड लेविस एसिड। अब चलते हैं हम लेविस बेस पे। व्हाट डू यू मीन बाय लेविस बेस? तो चलो अब देखते हैं लेविस बेस क्या होता है। लेविस बेस उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ उनके पास जो है वो कम से कम एक लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होगा। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है लेविस बेस। द केमिकल सब्सटेंसेस which have complete octet and at least one lone pair of electron are called Lewis base। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं लेविस बेस का।
सबसे पहले एग्जांपल देते हैं NH3 अमोनिया। NH3 में देखिए सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 2 और 5। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे आप, 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन के एटम जो है वो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं नाइट्रोजन के साथ। अब देखो हाइड्रोजन को तो ड्यूप्लेट पूरा करना है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस ऑक्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऐसे हैं जो नाइट्रोजन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इन्हीं को बोला जाता है लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, दीज आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर। ठीक है, तो कितने शेयर्ड पेयर है, 1 2 3, 3 शेयर्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और कम से कम 1 लोन पेयर होता है उनके पास, उनको क्या बोलते हैं हम, लीविस बेस। तो क्योंकि अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से इसको आप क्या कह सकते हो, दिस इज अ लीविस बेस। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन और ये है इसका मतलब। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं वाटर का। वाटर जो है उसको चेक करते हैं हम, लीविस एसिड होगा या लीविस बेस होगा या क्या होगा। चलो तो H2O, यहां पर देखो सबसे कम एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड थे, इनके साथ मैंने एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो ऑक्सीजन के पास ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर, क्योंकि ये शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और जो शेयर नहीं हो रहे उनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसके अंदर जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके साथ साथ कम से कम 1 लोन पेयर हो। यहां पर कितने हैं, 2 लोन पेयर है, बहुत अच्छी बात है। हमें तो सिर्फ 1 चाहिए ना, अगर 1 भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीविस बेस। 2 है तो भी वो लीविस बेस ही कहलाएगा। तो यहां पर 2 लोन पेयर हैं, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लीविस बेस। चलिए ये तो थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसको हम लीविस बेस कह सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ आयंस। अब आयंस देखते हैं जिसको हम लीविस बेस कह सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल आ जाता है Cl-, दिस इज अ लीविस बेस। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको कि ये एक लीविस बेस है। तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7। कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए इसने क्या किया, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी और से मिल गया, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ क्या है, इसके पास लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, 4 लोन पेयर है। हमें कितना चाहिए, हमें तो सिर्फ 1 ही चाहिए। तो 4 है तो बहुत अच्छी बात है, ये लीविस बेस कहलाएगा। दिस इज अ लीविस बेस। एक और एग्जांपल देखो, OH- हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां पर मैं ऑक्सीजन के जो है वो एटॉमिक नंबर को अगर लिखता हूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। बच गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 शेयर हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन है जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बच गया जो अनपेयर्ड रह गया। अब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब ये ऑक्सीजन किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। इस वजह से इस ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, हाइड्रोजन पे नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये OH जो हम लिखते हैं इस पे जो नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में किस पे होता है, ऑक्सीजन पे। दिस इज नॉट ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा।
अब देखो ऑक्सीजन के पास एक तो शेयर्ड पेयर हो गया और बाकी तीन क्या है, ये तीनों है लोन पेयर जो किसी के साथ ये शेयर नहीं कर रहा। तो हमें कितने चाहिए, हमें तो एक ही लोन पेयर चाहिए, यहाँ पर कितने हैं, तीन तीन है, तो बहुत अच्छी बात है, ये भी क्या कहलाएगा, एक लीविस बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस को on the basis of its electronic configuration whether the octet is complete or incomplete और उसके पास लोन पेयर है या नहीं है या फिर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को आप लीविस एसिड और लीविस बेस की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स जो हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका एसिडिक बिहेवियर रहेगा और कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका बेसिक बिहेवियर रहेगा। तो अभी तक हमने 3 कंसेप्ट जो है वो पढ़ लिए हैं जिसमें हमने एसिड्स और बेसिस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ये समझा। अब देखो बच्चों, इन केमिकल्स को हमने क्लासिफाई तो कर लिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं 2 बीकर्स में डिवाइड कर देता हूं। इसमें भी 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें भी 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड था। इस 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने पानी डाल दिया 5 ml, ठीक है, लेकिन इस 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने पानी डाल दिया 100 ml। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गई, ये भी एक सॉल्यूशन बन गई, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो मेरे लिए ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, दिस इज कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल। ये अगर मेरी स्किन के ऊपर गिरता है तो ये ज्यादा डैमेज करेगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एसिड है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली। आर्हीनियस कंसेप्ट लगाते हो तो भी ये एसिड है, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट लगाते हो तो भी ये एसिड है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल होगा जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, कौन सा ऐसा होगा जो हार्मफुल नहीं होगा। हम अभी तक उन चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। तो हमें क्या करना था, हमें इनकी पावर जो है वो कंपेयर करनी थी कि इनकी पावर किस तरीके से कंपेयर की जाए, किस तरीके से बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए ये पता लगाया जाए कि इनमें से कौन सा केमिकल जो है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा एज कंपेयर टू कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे लिए कम खतरनाक है, जो हमें कम नुकसान पहुंचाएगा। तो हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। हमने क्लासिफाई तो कर लिया, हमने पहचान लिया कि ये एसिड है, लेकिन अब उसको हम जो है वो फर्दर आगे यूज करने के हिसाब से ये नहीं बता पा रहे कि इसका यूज जो है वो कहां करें, कहां नहीं करें। तो हमें पावर की कंपैरिजन जो है वो अभी तक नहीं पता थी कि एसिड्स को कंपेयर किया जाए तो किस तरीके से कंपेयर किया जाए। तो यहां पर जो है काफी टाइम निकल जाता है और एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन जो है वो ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप ये बता सकते हो कि कोई भी एसिड जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है या वो कितना ही कम पावरफुल है। तो इन्होंने एक स्केल जो है वो हमें समझाई, एक स्केल बनाई, जो स्केल आज भी हम यूज करते हैं ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि कौन सा एसिड जो है वो ज्यादा हार्मफुल है और कौन सा एसिड कम हार्मफुल है। तो कंपैरिजन हो जाता है इस स्केल का यूज करके। सोरेनसन जो है इन्होंने एक स्केल दी थी जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। आपने 10th क्लास में ये स्केल जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला आता था छोटा सा, 10th क्लास में हम पढ़ते थे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो इन्होंने ये स्केल बनाई थी और ये स्केल हम यूज करते हैं एसिड्स को कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर देयर रिलेटिव पावर। तो आइए समझते हैं सोरेनसन ने जो है वो ये स्केल किस तरीके से बनाया। तो यहां पर देखो बच्चों, आर्हीनियस कंसेप्ट में जो है वो एक बात बोली गई थी, ब्रॉन्स्टेड-डॉली कंसेप्ट में भी एक बात बोली गई थी कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, H+ प्रोड्यूस करता है। अब आप लोगों को अगर ध्यान हो, क्वेश्चन पूछा जाता था 10th क्लास में कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने प्योर एसिड भर रखा है, यू हैव प्योर एसिड। इस बीकर के अंदर जो है वो हम एक सूखा हुआ पत्ता डाल देते हैं, ठीक है, एक पेड़ का सूखा हुआ पत्ता हमने डाल दिया, तो बताओ इस पत्ते को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। वहीं दूसरे बीकर के अंदर इसी तरीके से प्योर एसिड ले लीजिए और उसके अंदर जो है वो एक गीला पत्ता डाल दीजिए, मतलब एक हरा पत्ता डाल दीजिए। तो हरा पत्ता मतलब वो अभी पानी हाइड्रेटेड है, ठीक है, सूखा नहीं है। और अगर हम हरा पत्ता डालते हैं इस बीकर के अंदर
तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर तो जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है ये पत्ता जो है वो क्या हो जाता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो इसका मतलब क्या चीज जरूरी है एसिड के काम के लिए? अगर पानी नहीं है तो एसिड कोई काम नहीं कर रहा, पानी जो है वो जरूरी है एसिड के काम करने के लिए। इस पत्ते के अंदर पानी था और उस पानी के साथ एसिड रिएक्ट करता है और फिर अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्शन ऑफ एसिड और बेस। तो पानी जरूरी है एसिड के एक्शन के लिए या फिर बेस के एक्शन के लिए। तो पानी को ही यूज करते हैं स्केल बनाने के लिए। तो सोरेनसन ने क्या किया, पानी को ही यूज किया स्केल बनाने के लिए। इन्होंने सबसे पहले यह देखा कि प्योर वाटर जो होता है इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, पानी जो है वो डिसोसिएट नहीं होता इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये पता लगाया कि पानी डिसोसिएट होता है या नहीं होता, उसमें कुछ आयंस होते हैं या नहीं होते पानी के अंदर, तो इनको ये पता चलता है कि पानी बहुत ही वीकली डिसोसिएट होता है और ये बनाता है। तो पानी का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या बनाएगा H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। और ये जो डबल हेडेड एरो मैंने यहां पर लगाई है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो पानी जो है वो इतनी इजीली डिसोसिएट नहीं होता और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पता लगाएं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता वाटर, मतलब उसके हिसाब से तो पानी जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली चीजों का पता लगाया तो हमें ये पता चला कि पानी जो है वो बहुत ही वीकली, वेरी वीकली डिसोसिएट इनटू आयंस। और किस तरीके से डिसोसिएट होता है, पानी की डिसोसिएशन रिएक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, पानी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा तब। तो उस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्वस को मैं यहां पर H2O लिख रहा हूं। अब देखो H2O इंटू K इक्विलिब्रियम ये किसके बराबर होता है, तो ये हमने पिछली क्लास में भी लिखा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इसको अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion divided by concentration of water, जो water dissociate हो रहा था। क्योंकि यहां पर पानी बहुत ही वीकली डिसोसिएट होता है, तो मान लो मैं यहां पर 1000 मॉलिक्यूल अगर लेता हूं तो 1000 में से जो है मुश्किल से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा। तो इसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, इसकी वैल्यू में सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। तो दिस चेंज कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज दिस इज अ लार्ज नंबर। तो इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही वीकली डिसोसिएट होता है, इस वजह से इस वैल्यू के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। और इसी वजह से आप क्या ले सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इट कैन बी टेकन एज यूनिटी। तो इसको मैंने 1 ले लिया इसी वजह से, क्योंकि यहां पर जो है वो मेजर चेंज नहीं आएगा इसकी कंसंट्रेशन में, इसके अमाउंट में। तो KW किसके बराबर हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इसके बराबर हो गया वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आप लिख सकते हैं KW इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू जब हमने डिटरमाइन की तो इसकी वैल्यू हमें पता चलती है दैट इट इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ठीक है, experimentally it was determined that Kw is equal to 10 की पावर -14। ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो H प्लस इंटू OH माइनस दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन।
अब देखो बच्चों, मैं वही इक्वेशन वापस दोबारा लिख रहा हूं जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर मैंने लिखी थी। इसके अंदर जब पानी का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो वो उतना ही H+ बनाता है और उतना ही OH- बनाता है। इसके नंबर ऑफ आयंस इसके नंबर ऑफ आयंस के बराबर रहते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया, हेंस concentration of H+ will be equal to concentration of OH- because both are produced equally, दोनों बराबर बनते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं H+ की जगह OH- पुट कर सकता हूं और OH- की जगह H+ पुट कर सकता हूं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने OH- की जगह क्या पुट कर दिया, H+ पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया H+ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। और H+ का स्क्वायर अगर 10⁻⁻14 है तो H+ किसके बराबर हो गया, तो H+ बराबर हो गया √10⁻⁻14। तो कंसंट्रेशन H+ की कितनी आ गई, 10⁻⁻7। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ये कंसंट्रेशन किसका आया, H+ का। किसमें है ये कंसंट्रेशन, इन वाटर, इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज 10⁻⁻7। तो इसका मतलब, अब देखो ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। इतने छोटे नंबर हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ये नंबर जो है, इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं, लॉग का। ठीक है, तो हम इसी वजह से इस टर्म की माइनस लॉग वैल्यू देखते हैं कि ये एक बहुत छोटा नंबर है, इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए इसका नेगेटिव लॉग ले लिया जाए। तो नेगेटिव लॉग जब हम लेते हैं तो ये बन जाता है ये, नाउ माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, दिस इज कॉल्ड pH, और pH की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब देखो बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला लगता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। log x raised to the power a, it is written as a log x। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, a log x। अब यहां पर हम पुट करेंगे माइनस लॉग H+ को क्या बोलते हैं, pH, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 log 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 log 10, और log 10 का मतलब क्या हो गया, 1। तो pH की वैल्यू क्या आ गई, pH इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 7। तो पानी की pH कितनी होती है, पानी की pH 7 होती है। पानी इसी वजह से न्यूट्रल होता है। तो ये हमें वैल्यू कहां से मिली, ये हमें वैल्यू मिली प्योर वाटर से। तो प्योर वाटर का जब हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट पता किया तो उससे हमें पता चलता है कि प्योर वाटर जो है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल होता है, और उसकी pH की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है। अब मैंने जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी, जिसमें मैंने ये लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अभी तो हमने क्या किया था, OH- की जगह H+ पुट किया था। अब हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। अब हम यूज करते हैं H+ की जगह OH-। ठीक है, तो अब मैं OH- पुट कर रहा हूं यहां पर। तो OH- किसके बराबर आ गया, 10⁻⁻14। तो इसको मैं लिख सकता हूं OH- का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और ये स्क्वायर यहां से हटाओ, इधर रूट में चला जाएगा। तो OH- की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻⁻7। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन प्योर वाटर। तो अभी बताया था जितना H+ बनेगा उतना ही OH- बनेगा, क्योंकि पानी जब टूटता है तो दोनों बराबर बनाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। अब देखो ये भी एक बहुत छोटा नंबर है, इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए इसका भी क्या करते हैं, माइनस लॉग ले लेते हैं। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻7। ये -7 आगे आ जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं अब, दिस इज OH- आयन, सो दिस इज रिटन एज POH, माइनस ऑफ -7 log 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 log 10। ठीक है, दिस इज POH। तो हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, POH इज इक्वल टू 7। तो पानी की pH वैल्यू और पानी की POH वैल्यू दोनों ही क्या रहती हैं, 7 रहती हैं। तो मतलब पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर जितने H+ आयंस होते हैं उतने ही OH- आयंस होते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। pH प्लस POH अगर आप करते हो तो ये क्या आता है, 7 + 7 दैट इज 14। यही कारण है कि pH स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है। जब भी आप किसी एसिड को या किसी बेस को यूज करेंगे, आप उसको पानी में डालेंगे। जब पानी में डालते हैं तो वो एसिड डिसोसिएट हो जाता है। तो सपोज मैं HCl जो है इसको मैं पानी में डाल रहा हूं, पानी खुद क्या कर रहा है, H+ बना रहा है।
HCl क्या करेगा, H प्लस बनाएगा, पानी साथ साथ OH माइनस भी बना रहा था। ये H प्लस जो है वो तुम्हारे पास कितने 10 की पावर माइनस 7, तुमने ये H प्लस डाला तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, H प्लस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो तुमने HCl जो डाला है वो 10 की पावर माइनस 2 डाल दिया, तो H प्लस बढ़ गया हमारे पास, OH माइनस क्या हो गया, कम पड़ गया। तो इन दोनों का समेशन, इन दोनों का सम जो है वो क्या रहेगा, हमेशा 14 रहेगा। तो ये बताती है ये रिलेशन। तो जब भी आप किसी एसिड को या किसी बेस को, अब एक एग्जांपल लेते हैं बेस का, अगर मान लो मैं पानी के अंदर NaOH डालता हूं, ठीक है, तो पानी खुद डिसोसिएट होता है H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस कितना बनाता है 10 की पावर माइनस 7, OH माइनस कितना बना रहा है 10 की पावर माइनस 7। अब तुमने NaOH डाला, ये भी तो OH माइनस बनाएगा, ये OH माइनस बना रहा है 10 की पावर माइनस 3, तो ये माइनस 3 माइनस 7 के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से OH की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी, इस वजह से इन दोनों का सम अभी भी क्या रहेगा, 14 ही आएगा। तो ये कहती है ये इक्वेशन कि जब भी आप पानी के अंदर किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को डालते हैं, क्योंकि एसिड या बेस काम कब करेगा, जब वो टूटेगा, जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, और इसी वजह से हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि pH और POH की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है, 14 रहने वाली है। चलिए, तो ये तो था pH स्केल जो सोरेनसन ने डिराइव की, इन्होंने डिफाइन की, और अब हम इस स्केल का यूज करना सीखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनकी pH वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। वीक एसिड की हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का फायदा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड आप जितना भी डालते हो, जितना भी अमाउंट इसका डालते हो, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं HCl डाल रहा हूं और HCl के मैंने 10 मोल डाल दिए, तो ये HCl जब पानी में डालूंगा तो ये 10 मोल H प्लस आयंस बनाएगा, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक H प्लस बनाता है, तो 10 मोल जब टूटेंगे तो 10 मोल H प्लस बनाएंगे। तो यहां पर मुझे H प्लस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ इसका अमाउंट देखकर ही ये बता सकता हूं कितने H प्लस आयंस होंगे। तो ये फायदा है स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी आप एसिड की कंसंट्रेशन ले रहे हो उतना ही H प्लस बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वीक एसिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए हमें H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं पता होती वीक एसिड्स में क्या है। तो आज तो हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसी की pH निकालना सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंसंट्रेशन दी जाती है क्वेश्चंस में, अगर हमें एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है तो हम डायरेक्टली जो है वो pH निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना एसिड होगा उतना ही H प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। तो आइए आज हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इन देयर सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट, तुम्हारे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस 4 है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 मोलर। मोलर का मतलब कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो ये यूनिट होती कंसंट्रेशन की। तो ये जो ब्रैकेट आपने लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है तो pH बताओ इस सॉल्यूशन की क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4। अभी आपको फॉर्मूला बताया ही था, लॉग 10 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 लॉग 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो pH वैल्यू कितनी आ गई, pH वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी इसी तरीके से आपको HCl solution having concentration 0.001 molar, calculate its pH value। HCl सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर। तो देखो इसका ये मतलब हुआ कि HCl जो टूटेगा और H प्लस आयंस बनाएगा उसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.001।
तो HCl जब टूटता है तो कैसे टूटता है, HCl चेंजेस इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो HCl अगर 0.001 है, इसका एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक H प्लस आयन बनाता है, तो जितना ये कंसंट्रेशन ली होगी उतने ही हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 0.001। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3, क्योंकि इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 10 की पावर -3। तो मतलब कहने का मतलब तुम्हें ये दे रखा है, तो लगाओ फॉर्मूले के अंदर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -3, सो माइनस ऑफ -3 लॉग 10, ठीक है, ये हो जाएगा 3 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, pH कितनी आ गई 3। तो ये आ गई pH वैल्यू इस HCl सॉल्यूशन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। H2SO4 सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर। अब बताओ pH क्या होगी। 0.01 मोलर कंसंट्रेशन दे दी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की, हमसे pH पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले तो इस एसिड को तोड़ के लिखेंगे। कैसे टूटता है ये, इसका जब एक मोल टूटता है, एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो 2 H प्लस आयन बनाता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने 0.01 मोलर ले रखी है तो मतलब H प्लस कितना बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा, क्योंकि H2SO4 एक ऐसा एसिड है जो कि डाइप्रोटिक होता है, 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उससे डबल H प्लस आयन बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई, यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 0.02। 0.02 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू दे रखी है मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन की। अब मुझे क्या करना है, इसकी pH निकालनी है। pH का फॉर्मूला सेम वही है, फॉर्मूला लगाते हैं माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये नंबर आप XA मान लो, ये नंबर आप B मान लो। log A इंटू B का फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं इस चीज को आपके लिए। तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, log 2 प्लस log 10 की पावर -2 माइनस, अब ये ब्रैकेट हटा लो, माइनस log 2 माइनस log 10 की पावर -2, तो माइनस log 2 माइनस ऑफ -2 log 10, ठीक है, माइनस log 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0996.1। तो pH वैल्यू कितनी आ गई, pH वैल्यू आ गई 1.699। So this is the pH of this H2SO4 solution which is having a concentration of 0.01 molar। यहां पर तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, अगर मान लो इसी सवाल में तुमसे HCl सॉल्यूशन दे दिया जाए और इतनी ही कंसंट्रेशन का दिया जाए और फिर पूछा जाए pH वैल्यू कितनी आएगी, तो कैसे निकालोगे। तो देखो HCl जो है वो क्या होता है, HCl जब टूटता है तो वो बनाता है एक H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। अभी आपको बताया था इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो एक आयन बनाता है, तो यहाँ पर 0.01 मोल दिया है तो ये 0.01 ही बनाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.01 दैट इज 10 की पावर -2। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला लग जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -2। इसको क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ -2 लॉग 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो pH कितनी आ गई, pH आ गई 2। तो ये हो जाती है। अब देखो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है उतनी ही कंसंट्रेशन का और HCl उतनी ही कंसंट्रेशन का, pH वैल्यू किसकी बड़ी है, pH वैल्यू ज्यादा आ रही है HCl की, कम किसकी आ रही है H2SO4 की। इसका ये मतलब हुआ कि H2SO4 ज्यादा एसिडिक है, इट इज मोर एसिडिक देन HCl। तो कंपैरिजन हो गया, HCl की pH 2 आई लेकिन उतनी ही कंसंट्रेशन की H2SO4 की pH कितनी आ रही 1.699। तो मतलब H2SO4 ज्यादा एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू HCl। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग सॉल्यूशंस की, अगर कंसंट्रेशन आपको दी गई है तो उसका यूज करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।